हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 का टॉपिक गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र क्या होता है? दो सकेंद्रीय गोले होते हैं। इसके अंदर एक और गोला होगा। दो सकेंद्रीय गोले लगभग समान आकार के होते हैं और इसकी त्रिज्या हमने R1 ले ली और बाहर वाले की त्रिज्या R2। इसके ऊपर आवेश प्लस आवेश है। अज्यूम कर लेते हैं इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तो इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा और बाहर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होगा, इसलिए हमने इसको भूसंपर्कित कर दिया है। तो ये जो बाहर जो प्लस क्यू आवेश प्रेरित होगा वो भूसंपर्कित हो गया है। भूसंपर्कित। तो लगभग समान आकार के दो सकेंद्रीय चालक गोले जिनके ऊपर लगभग दोनों के ऊपर समान, इसके ऊपर प्लस क्यू और इसके ऊपर माइनस क्यू, समान आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश हो और दो सकेंद्रीय चालक गोले हैं, तो उसको क्या कहेंगे? गोलीय संधारित्र कहेंगे। तो परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार के सकेंद्रीय गोलों से, सकेंद्रीय चालक गोलों से बनी हुई युक्ति को इस युक्ति को क्या कहेंगे? गोलीय संधारित्र कहते हैं। गोलीय संधारित्र कहते हैं। गोलीय संधारित्र हैं दो सकेंद्रीय चालक गोले हैं, समान लगभग समान आकार के, इनके ऊपर आवेश समान लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गोलीय संधारित्र कहते हैं इसको। इसके बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, इक्वल टू 0, और इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि चालक गोले हैं। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और बाहर यहाँ पर आवेश है ही नहीं बाहर, इसलिए विद्युत क्षेत्र 0 है। अब हमने अज्यूम कर लिया इस अंदर वाले गोले को माना इसको एक गोला ले लिया, एक नाम दे दिया इसको बी। माना गोले, माना चालक गोले, चालक गोला ए को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जिसके कारण गोले बी पर, बी के आंतरिक पृष्ठ पर
माइनस क्यू आवेश वह बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। जैसे हम इसको प्लस क्यू आवेश, एक गोले को प्लस क्यू आवेश देंगे, इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा अंदर की तरफ, तो बाहर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा और बाह्य गोले बी के बाह्य पृष्ठ को भू संपर्कित करने पर प्लस क्यू आवेश निरस्त हो जाता है। प्लस क्यू आवेश निरस्त हो जाएगा, भू संपर्कित हो गया। अब उसके बाद हम देखें इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है, इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश है। अब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण ऐसे विद्युत बल रेखाएं ऐसे जाएगी बाहर की तरफ, तो विभवांतर भी ऐसे ही होगा, इसी डायरेक्शन में ऐसे विद्युत बल रेखाएं जाएगी। तो इसका मतलब अंदर कितना विभवांतर होगा, गोले चालक गोले बी पर स्वयं के आवेश माइनस क्यू के कारण विभव, माइनस क्यू के कारण विभव कितना होगा, वी बी इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन में R2, माइनस क्यू अपॉन में R2 फर्स्ट समीकरण। ऐसे ही चालक गोले बी पर गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश है उसके कारण विभव कितना होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण वी बी डैश ले लिया हमने, वी बी डैश इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन में R1, प्लस क्यू अपॉन में R1 समीकरण 2। माइनस क्यू आवेश के कारण इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश है, अंतरिक्ष सरफेस पर माइनस क्यू आवेश है, इसलिए Vp इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन में R2। अब प्लस क्यू आवेश के कारण भी बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, जिसके कारण विभवांतर भी बाहर की तरफ होगा, तो Vb डैश इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में R1। तो कुल परिणामी विभवांतर V इक्वल टू Vb प्लस में Vb डैश, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों विभवांतर के योग के बराबर कुल परिणामी विभवांतर होगा। तो V इक्वल टू विभवांतर V इक्वल टू Vp का मान हम यहां से रख देते हैं 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R2 और प्लस में ये वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन में R1, और ये मान आ गया हमारे पास, इसमें से कॉमन आ गया 1 क्यू अपॉन में 4πε0, क्यू अपॉन में 4πε0, यहाँ पर माइनस 1/R2 प्लस में यहाँ पे 1/R1 बचेगा, तो क्यू अपॉन में 4πε0 1/, इनका एलसीएम ले तो R1 R2 आएगा एलसीएम, R1 R2, तो R2 माइनस R1, ये R2 इधर आ जाएगा, R1 इधर आ जाएगा, तो
तो V इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2। ये V का मान आ गया हमारे पास। V B का मान रखा हमने यहाँ से माइनस क्यू अपॉन में R2, V B डैश का मान रखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R1। मान रखने के बाद में इन दोनों में से कॉमन आया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर। यहाँ पे माइनस 1 अपॉन R2 बचेगा, यहाँ पे R1 1 अपॉन में R1 बचा। एलसीएम लिया R1 R2, R1 माइनस का R2 प्लस का, तो R2 माइनस R1 V विभवांतर V का मान आ गया हमारे पास ये। अब उसके बाद में धारिता देखे, धारिता गोलीय संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन में V, Q अपॉन में V, C इक्वल टू Q अपॉन में V की जगह ये मान रख देंगे Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2। Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में ये बचा नीचे R2 माइनस R1, ये R1 R2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले गए और नीचे R2 माइनस R1। ये मान आ गया हमारे पास धारिता का, गोलीय संधारित्र की धारिता। अगर गोलीय संधारित्र की धारिता के साथ साथ हम अगर गोलीय संधारित्र के मध्य दोनों चालक गोलों के मध्य अगर परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो क्या मान आएगा? दोनों चालक गोले हैं, ये गोले हैं, इनके बीच में ये इसके ऊपर प्लस आवेश था, इसके ऊपर माइनस आवेश। इन दोनों के बीच में अगर परावैद्युत पदार्थ भर दें, परावैद्युत पदार्थ इन दोनों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दे तो क्या धारिता होगी? इसका परावैद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक है, तो यहाँ पर हम सी एम माध्यम में गोलीय संधारित्र की धारिता, माध्यम में गोलीय संधारित्र की धारिता गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी? सी एम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन एम माध्यम में विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन एम माध्यम में विद्युतशीलता किसकी बराबर होगी? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। या फिर कहें परावैद्युतांक किसकी इक्वल होता है? माध्यम में विद्युतशीलता अपॉन में हवा में विद्युतशीलता। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1 सी एम इसके बराबर हो जाएगा। अगर इसको C माने तो सी एम इक्वल टू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1, ये सब C के बराबर हो जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आर C बचेगा यहाँ पर। तो अगर परावैद्युत माध्यम इसके अंदर फिल करते हैं तो धारिता बढ़ती है। अब हम संधारित्रों का संयोजन पढ़ रहे हैं। संधारित्रों को दो तरीके से संयोजित किया जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन।
संधारित्रों का पहला संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन या पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन, दो तरीके से हम संयोजित कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में एक के बाद एक संधारित्र जुड़ते चले जाएंगे, समांतर में एक के ऊपर एक संधारित्र जुड़ेंगे। तो पहला है, हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसे जुड़ते हैं संधारित्र, एक संधारित्र के बाद में दूसरा संधारित्र जुड़ रहा है, फिर उसके बाद में तीसरा संधारित्र जुड़ रहा है, ऐसे जुड़ते चले जाएं तो ये क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन। ये इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, बैटरी प्लस माइनस, 20 वोल्ट की बैटरी है, की लगा दिया हमने इसके बीच में। तो ये P, ये Q, PQ पॉइंट के बीच में ये तीन संधारित्र जुड़े हुए हैं। पहला, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी C3, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं संधारित्र। यानी मतलब देखें यहाँ पर संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि पहले संधारित्र की द्वितीय प्लेट, दूसरी प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट। तो पहले संधारित्र की द्वितीय प्लेट, दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट, दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हुई है, और दूसरे संधारित्र की द्वितीय प्लेट तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ध्यान रखें, जो आवेश होता है, यहाँ धारा I प्रवाहित हो रही है तो इसको आवेश Q दिया जाता है, तो प्लस Q आवेश है तो इसके ऊपर माइनस Q आवेश होगा। सभी पर आवेश की मात्रा बराबर होती है, ध्यान रखें। जैसे प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है, ऐसे ही इसके अंदर धारा किस पर निर्भर करती है? आवेश पर। तो इसमें आवेश नियत रहता है, संधारित्रों के अंदर आवेश नियत रहता है। प्रतिरोधों के लिए, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है सभी प्रतिरोधों में, लेकिन यहाँ पर धारा नहीं है, आवेश है, तो आवेश सभी में नियत होगा, क्योंकि धारा किसके ऊपर निर्भर करती है? आवेश के ऊपर। I = Q/T। तो यहाँ पर आवेश नियत होते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा? यदि संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाए, कि प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट या पहली प्लेट से, प्रथम प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की द्वितीय प्लेट, दूसरे संधारित्र की और दूसरे संधारित्र की द्वितीय प्लेट
द्वितीय प्लेट तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हो और अन्य संधारित्र भी इसी प्रकार जुड़े हों तो इस व्यवस्था को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। पहले संधारित्र की द्वितीय प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी है, दूसरे संधारित्र की द्वितीय प्लेट तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हुई है, ऐसे ही आगे जुड़े जाए तो संधारित्रों का ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। इसमें आवेश नियत होता है। इस संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश नियत रहता है या फिर नियत या एक समान रहता है। आवेश सभी पर नियत रहेगा। जैसे हमने बैटरी से इसको कनेक्ट किया, इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश आया तो सभी के ऊपर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, C1, C2, C3 जिनकी धारिता है। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा, यहाँ पर इस पहले संधारित्र पर विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र पर V2, इसके ऊपर V3। तीनों संधारित्र पर जो विभव पतन होगा, विभव पतन पहले संधारित्र पर विभव पतन V1, दूसरे पे V2, तीसरे पर V3। विभव पतन है ये V1, V2, V3। तो ये विभव पतन V1, V2, V3 किसके बराबर होगा? इन तीनों का योग V के बराबर होगा। तथा इन संधारित्रों पर आवेश Q व विभव पतन क्रमशः V1, V2 व V3 है। V1, V2, V3 विभव पतन है। तो कुल विभव किसकी बराबर है? कुल विभव V इक्वल टू किसकी होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 इसके बराबर होगा। कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण 1। ध्यान रखें, विभव पतन हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ विभव का लॉस होगा। विभव लॉस होगा, इसी के कारण इसके ऊपर आवेश Q होगा। इसके कारण यहाँ पर दूसरे संधारित्र पर विभव V2 होगा, विभव पतन।
तीसरे पर V3। तो कुल विभव जो ये विभव है इनमें डिवाइड हो गया है, तो कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अब V1 इक्वल टू विभव V1 विभव पतन V1 इक्वल टू आवेश कितना था संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q। V इक्वल टू Q अपॉन में C1 हमने पढ़ा है, Q इक्वल टू CV होता है। तो V1 इक्वल टू विभव तो पतन V1 इक्वल टू आवेश सभी पर बराबर है Q अपॉन में धारिता, पहले की धारिता C1 थी, ऐसे ही V2 इक्वल टू Q अपॉन में C2 और V3 इक्वल टू Q अपॉन में C3। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 में मान रख रहे हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में वह मान रख रहे हैं, तो V इक्वल टू Q अपॉन में C1 प्लस में Q अपॉन में C2 प्लस में Q अपॉन में C3। तो V इक्वल टू यहाँ पर भी देखे Q इक्वल टू CV है, तो इसका मतलब यहाँ से भी निकाल सकते हैं वह मान V इक्वल टू Q अपॉन में C। यहाँ पर C की जगह यहाँ पर हमने S लगा दिया, CS। श्रेणी क्रम है तो सीरीज मीन्स श्रेणी क्रम में धारिता, श्रेणी क्रम में कुल धारिता कितनी होगी CS। तो Q अपॉन में CS, तो V की जगह हम रख सकते हैं Q अपॉन में CS और Q अपॉन में C1 प्लस में Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3। सभी में से Q कॉमन आ गया, Q अपॉन में CS इक्वल टू Q कॉमन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस में 1 अपॉन C3। Q से Q का कैंसिल, तो 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये मान आ गया हमारे पास। CS क्या है यहाँ पर, CS किसकी इक्वल है, जहाँ CS श्रेणी क्रम में संधारित्रों की तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता। यहाँ पर सभी रेसिप्रोकल है, यहाँ पर उल्टे हैं, 1 अपॉन C1 प्लस में 1 अपॉन C2 व प्लस में 1 अपॉन C3। तो इसका मतलब जो धारिता है CS वो घट रही है, धारिता CS घट रही है, कम होगी। तो अगर हमें धारिता को कम करना है तो हम श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। CS का मान या फिर कहें तुल्य धारिता का मान, यदि हमें धारिता के मान को कम करना है तो श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करेंगे, ध्यान रखें। अब यदि अगर n संधारित्र जुड़े हुए हो तो n संधारित्र जुड़े हुए हो तो जैसे ये 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1,
ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। यहाँ पर ध्यान रखिए, धारिता घट रही है, CS घट रही है, धारिता घट रही है। अगर धारिता को कम करना है तो हमें श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करना पड़ेगा। यदि n संधारित्र जुड़े हो तो n संधारित्र है तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3 ऐसे जुड़ते चले जाएं तो 1/CN। और ये सभी संधारित्र जिनकी धारिता C के बराबर हो, यदि n संधारित्र, n समान संधारित्र जुड़े हो तो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू CN, और सभी किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर। किसी भी एक धारिता के बराबर होगी, C के बराबर होगा। तो इसके अंदर अगर मान रखे तो 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस में 1/C प्लस 1/C डॉट डॉट प्लस 1/C, तो 1/CS इक्वल टू n/C, n/C, तो CS इक्वल टू C/n, यानी मतलब इसकी धारिता कितनी कम हो जाएगी? n मल्टीपल से कम हो जाएगी। CS इक्वल टू C/n के बराबर धारिता हो जाएगी। बहुत कम धारिता होगी, CS का मान बहुत कम हो जाएगा, C/n के बराबर धारिता होगी अगर n समान संधारित्र जुड़े हो तो। धारिता CS इक्वल टू C/n। अब यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य εr, यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य εr1, εr2, εr3 ऐसे 3 परावैद्युत माध्यम की पट्टिकाएं रखी गई है। मध्य εr1, εr2, εr3 परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं रखी गई है तो कैसे रखी है देखें आप। ये εr1 है, दूसरा εr2, ये εr3, 3 माध्यम है। इसकी मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2, इसकी मोटाई T3 और कुल मोटाई दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D, ये प्लस ये माइनस। इनको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं 3 पट्टिका रखी हुई है एक के बाद एक, इनका एरिया बराबर है, दो एरिया कितना है इन सभी का? A है। सभी पट्टिकाओं का एरिया क्षेत्रफल बराबर है A, इसका भी एरिया बराबर है A के बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन मोटाई अलग अलग है। तो ऐसे ही इसको बना सकते हैं। पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, 3 संधारित्र के रूप में इसको
बना सकते हैं। ये एप्सिलॉन r1, इसके ऊपर आवेश प्लस क्यू रहेगा, इसके ऊपर माइनस क्यू, ऐसे ही चलते जाएंगे। ये एप्सिलॉन r2, ये एप्सिलॉन r3, ये T1, T2, T3। तो 3 संधारित्र के रूप में इनको अलग अलग कर सकते हैं, 3 संधारित्र बना सकते हैं। इनका क्षेत्रफल A है, सभी का क्षेत्रफल A है। तो ये संधारित्र किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 3 संधारित्र। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र, पहले इसकी धारिता निकाल लेते हैं तीनों की धारिता क्या होगी इसको हम कर लेते हैं। C1 इक्वल टू हमने पढ़ाया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन में D। ये धारिता का फॉर्मूला होता है। अगर धारिता निकालनी है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन में D। तो C1 इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा? C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A अपॉन में मोटाई कितनी है? T1। ऐसे ही C2 का मान निकाले, C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 A अपॉन में T2। ऐसे ही C3 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 A अपॉन में T3। तीनों मान निकाल लिए हमने। धारिता निकालनी है 1 अपॉन CS इक्वल टू पढ़ा हमने श्रेणी क्रम में। धारिता कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो 1 अपॉन CS इक्वल टू C1 का मान रख देंगे, T1 ऊपर रह जाएगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A प्लस में ऐसे ही T2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 A प्लस में T3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 A। सभी में से क्या कॉमन आ गया? 1 अपॉन CS इक्वल टू कॉमन आएगा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया। मान रख दिया C1 का मान, T1 ऊपर रह गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A। ऐसे ही सभी मान रखे गए। इनमें 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आया, तो T1 अपॉन में एप्सिलॉन r1 प्लस में T2 अपॉन में एप्सिलॉन r2 प्लस में T3 अपॉन में एप्सिलॉन r3। ये मान आ गया। उल्टा कर दे तो CS इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ऊपर, ये नीचे चला जाएगा कंप्लीट। T1 अपॉन में एप्सिलॉन r1 प्लस में T2 अपॉन में एप्सिलॉन r2 प्लस में T3 अपॉन में एप्सिलॉन r3। ये माना गया CS इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो धारिता ऐसे निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल बराबर है पट्टिकाओं का, मोटाई अलग अलग है, तो हमें धारिता श्रेणी क्रम के फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी। अगर क्षेत्रफल अलग अलग है तो धारिता समांतर क्रम संयोजन से निकलेगी। अगर क्षेत्रफल बराबर है सभी पट्टिकाओं का, जो संधारित्र की प्लेट्स हैं उनके क्षेत्रफल के बराबर ही इनका क्षेत्रफल है, तो हम श्रेणी क्रम संयोजन यूज करेंगे।